सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कहानी की शुरुआत से पहले अभी तक आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आज की ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें कॉमेडी भी है, रोमांस भी है और ट्रेजेडी भी है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत उसी डरावना मंजर से होती है जहां कौंसिल हॉल आग की लपटों से घिरा हुआ है। हर तरफ धुआं ही धुआं है। हीजू को जैसे ही पता चलता है कि प्रिंस लियोन अंदर फंसा हुआ है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस धधकती हुई आग में कूद जाती है। सिक्योरिटी जोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आग से लपटी हुई एक लकड़ी फौरन उसके सामने गिर जाती है, जिससे उसे रुकना पड़ता है। इधर हुईजू अंदर पहुंच जाती है और प्रिंस को आवाज देती है। फिर जब उसे देखती है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। धुएं से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी वो हुईजू को देख लेता है और अपने फ्लैशबैक की सीन्स याद करने लगता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और उसने निभाया भी। लेकिन इतने में ही वो बेहोश हो जाता है। हीजू फौरन उसके दिल की धड़कनें चेक करती है, वो चल रही थी। बेचारी हीजू अकेले ही उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी था। वो उसे ले जाने में नाकाम हो जाती है और बेबसी में मदद के लिए चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ महल में चाइल्ड प्रिंस अपनी मॉम क्वीन के पास आकर बुरी तरह रोने लगता है। क्वीन घबराकर कोर्ट लेडी से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तब कोर्ट लेडी कांपती हुई आवाज में बताती है कि कौंसिल हॉल में आग लग गई है और प्रिंस लियोन भी अंदर ही है। ये सुनकर क्वीन के होश उड़ जाते हैं। वो बस यही दुआ करती है कि प्रिंस लियोन सुरक्षित हो। इधर आग जब पूरी तरह से हॉल को निकलने वाली होती है, तभी वहाँ चोही मसीहा बनकर पहुँचता है। बाहर खड़ी सिक्योरिटी दोई उसे अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन चोई ये कह के चला जाता है कि ये उसका धर्म है, भले ही उसकी जान चली जाए। चोई अपनी जान पर खेलकर अंदर जाता है और प्रिंस और हुईजू दोनों को ही सही सलामत बाहर निकाल लेता है। इस दौरान चोई के हाथ और सिर में भी गंभीर चोट लग जाती है। तभी इधर हम सिक्योरिटी दोई को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चोई को लाइक करने लगी थी। वो इन सब का ब्लेम खुद को देती है कि उसे प्रिंस के साथ ही जाना चाहिए था। ये सब उसी के कारण हुआ है। चोई उसे समझाता है कि इन सब में उसकी गलती नहीं है, लेकिन तभी उसकी चोटें देखकर उसे और बुरा लगता है कि प्रिंस को बचाते हुए उसे भी चोट लग गई, क्योंकि उसे उसकी भी चिंता थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। उसकी इतनी केयर करते देख चोई को अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, सब ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि प्राइवेट पैलेस के एक रूम में ही बेहोश पड़ा होता है। हीजू उसके पास बैठी होती है। इनफैक्ट उसके भी हाथ ना बुरी तरह से झुलस चुके होते हैं। वहीं खड़ी कोर्ट लेडी हीजू को दिलासा देती है कि फिजिशियन ने कहा है कि प्रिंस की हालत अब ठीक है, बस उनके होश आने का इंतजार करना है। लेकिन सडनली वो हीजू पर भी गुस्सा होती है कि उसे इस तरह आग में नहीं कूदना चाहिए था। हीजू शांति से जवाब देती है कि अगर प्रिंस की जगह मैं खुद होती तो भी वो मेरे लिए यही करता। तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर जियोंग भी आ जाता है और हीजू के घायल हाथों को देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो हीजू को खींचकर कमरे से बाहर ले जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें इस वक्त महल में नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए। हीजू भी पलट कर कहती है कि मैं अभी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, मुझे यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे ये अच्छे से पता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग है। लेकिन जैसे जियोंग को प्रिंस से कोई मतलब ही ना हो, उसे तो बस हुईजू की पड़ी थी। वो कहता है जो भी हो, अगर उस आग में प्रिंस की जगह तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी जगह मरना चाहोगी? हुईजू कहती है तो फिर मैं क्या करती, क्या उसे मरने देती? तो जियोंग भी फौरन कह पड़ता है हाँ, उसे मरने देती। ये सुनकर तो हुईजू को कुछ ठीक नहीं लगता कि वो उसे ऐसे कैसे बोल सकता है। कुछ समय बाद सिक्योरिटी दोई हीजू के पास आती है और उससे उसकी हालत के बारे में पूछती है। हीजू कहती है वो ठीक है। फिर वो उससे पूछती है कि उस दिन लियोन को तो राजा बनने के लिए थ्रोन हाउस जाना था, तो वो अचानक कौंसिल हाउस में क्यों गया? दोई भी बता देती है कि पीएम जियोंग ने प्रिंस लियोन को वहाँ किसी काम से जाने के लिए कहा था। ये सुनकर तो हीजू का शक यकीन में बदल जाता है। हीजू रात में प्रिंस के बिस्तर के पास बैठकर पास्ट के पलों को याद करती है और धीरे से कहती है तुमने कहा था ना कि ये पैलेस मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है, पर तुम्हारे लिए कौन सी जगह सुरक्षित है? अगली सुबह पीएम जियोंग जली हुई इमारतों को देख रहा होता है। तभी उसका सिक्योरिटी आकर कहता है कि पब्लिक को इस हादसे के बारे में एक आधिकारिक बयान देना होगा। लेकिन जियोंग बड़ी चालाकी से मना कर देता है ताकि सच सबके सामने न आए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, मीडिया वाले भी कुछ कम नहीं होते। न्यूज चैनलों पर ये खबर फैल जाती है कि कौंसिल हॉल में आग लग गई थी और प्रिंस लियोन बुरी तरह से घायल है। इधर हीजू भी सच का पता करने के लिए दोनों सिक्योरिटीज को लेकर सिक्योरिटी रूम में घुस जाती है।
वो चोई से कहती है कि उन्हें पिछले पूरे महीने की सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी और 3 दिनों के अंदर सारे रिकॉर्ड्स खंगालने होंगे। तभी चोई बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स का स्विफ्ट रिकॉर्ड क्वीन के अंडर आता है, सो वो उनसे बात करेगा, लेकिन हीजू यहाँ पर उसे मना कर देती है कि नहीं, क्वीन से मैं खुद बात करूंगी। हीजू क्वीन के क्वार्टर में जाती है जहाँ क्वीन उससे प्रिंस की खैरियत के बारे में पूछती है, लेकिन हीजू सीधा मुद्दे पे आती है कि मुझे सब पता है कि आप प्रिंस लियोन के खिलाफ थी और इस केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट आप ही हो। अगर आप खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती हो तो मुझे सुरक्षा कर्मियों का स्विफ्ट रिकॉर्ड देने की परमिशन दो। यहाँ पर वो क्वीन की दी हुई चाय भी गिरा देती है कि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं है। क्वीन ये सब देखकर शॉक्ड होती है और उसे चाय का ऑफर देती है, लेकिन हीजू उसे पीने से साफ मना कर देती है और उसके सामने उसे गिरा देती है कि अब उसे उस पर भी भरोसा नहीं है, क्या पता इस पर जहर मिला हो। साथ ही अब वो महल की किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकती। हीजू की ये बेबाकी क्वीन को हिला कर रख देती है, लेकिन वो परमिशन दे देती है और बाहर आकर चोई हीजू को बताता है कि पीएम जियोंग इस वक्त प्रिंस से मिलने के लिए उनके कमरे में गए हैं। हीजू तुरंत दौड़कर वहां पहुंचती है जहां जियोंग प्रिंस के बिस्तर के पास बैठा होता है। वहां दोई भी थी तो उसे देखकर उसे थोड़ी शांति मिलती है। दोई उसे बताती है कि डॉक्टर अभी आए थे और उन्होंने कहा है कि प्रिंस को जल्दी होश आ सकता है। तभी जियोंग जाने लगता है तो हीजू कहती है कि आजकल इतना सब कुछ हो रहा है, इसलिए मुझे डर लगता है, इसलिए मैं दौड़ते हुए इतनी जल्दी में आई थी। फिर वो सडनली उसके हाथ की माला नोटिस करती है और बोलती है क्या तुम चर्च जा रहे हो, जिस पर जियोंग थोड़ा घबराता है और बोलता है कि उसकी वजह से मुझे काम में थोड़ी दिक्कत होती है, घर जाके पहन लूंगा। इधर महल के बाहर ये अफवाहें उड़ने लगी थी कि आग लगने की वजह से प्रिंस लियोन की मौत हो गई है। जब तेजू और दायांग के पास ये बात पहुंचती है तो वो दोनों डर जाते हैं और हीजू को कॉल करते हैं, लेकिन हीजू कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो प्रिंस लियोन पर ही था। इधर जियोंग का भी सिक्योरिटी उसे बताता है कि जनता में भारी असंतोष है। जियोंग इस मौके का फायदा उठाने के लिए फौरन क्वीन के पास पहुंच जाता है और कहता है प्रिंस लियोन इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाले, इसलिए बेहतर होगा कि आप ये रीजेंट का पद मुझे ट्रांसफर कर दे। क्वीन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे साफ साफ मना कर देती है कि लियान को जल्दी होश आ जाएगा और वो सब चीजें हैंडल कर लेगा, क्योंकि अब वो खुद नहीं चाहती थी कि कोई और प्रिंस की जगह ले। लेकिन जियोंग उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वो क्वीन पर जोर देता है कि इससे आपकी फैमिली और नेशन दोनों ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपको मुझे राजा बनाना ही होगा। ठीक उसी पल दरवाजा खुलता है और एक कड़क आवाज गूंजती है। लियोन पूरी तरह ठीक हो चुका था और उनके पास आ रहा था। उसे देखकर तो जियोंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये आखिर ठीक कैसे हो गया। इधर हीजू को जैसे ही पता चलता है कि प्रिंस लियोन को होश आ गया है, वो फौरन दौड़ती हुई उससे मिलने जाने लगती है, पर वो उसे पहले ही देख लेता है और रोक कर उसे गले लगा लेता है। फिर वो उसे डांटता है कि मुझे बचाने के लिए क्यों आई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुन के तो वो और भी ज्यादा रोने लगती है और उसे कस के गले लगा लेती है। बाद में जियोंग अपने घर पर गुस्से में कांच का गिलास दीवार पर तोड़ देता है। उसे याद आता है कि महल में लियोन ने उससे कहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और जो लोग मेरी मौत की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं उन पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। हमें उन अफवाहों को जड़ से खत्म करना होगा। जियोंग तुरंत अपने बैकफुट पर आता है और अपने मोहरे मतलब शोंगवोन क्वीन के फादर को छुपाने के लिए फोन करने लगता है। रात के वक्त प्रिंस और हीजू एक दूसरे के साथ होते हैं। हीजू पूछती है कि वो अचानक से पीएम जियोंग से मिलने क्यों गया था, जिस पर लियोन बताता है कि मैं असल में जियोंग से नहीं बल्कि क्वीन से मिलने गया था, क्योंकि मुझे उस पर शक है कि वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर किसी को भी किंग बना देगी, इसलिए मुझे खुद को जिंदा साबित करना जरूरी था। तभी हीजू उससे पूछती है कि तुम जियोंग पर कितना भरोसा करते हो। तब लियोन कहता है बहुत ज्यादा, वो मेरे बचपन का दोस्त है। जिस तरह से मैं क्राउन से बंधा हुआ हूँ उसी तरह से वो कैबिनेट से बंधा हुआ है। अगले दिन क्वीन के डैड सोंगवेल महल में उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि लियान और हीजू फिर से अपनी पब्लिक ड्यूटी शुरू कर रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। फिर बातों ही बातों में वो ये भी कह देता है कि प्रिंस लियोन की किस्मत अच्छी थी जो वो कौंसिल हॉल में गैस एक्सप्लोजन के बाद भी बच गया। ये सुनकर क्वीन शॉक्ड हो जाती है और अपने डैड से पूछती है आपको कैसे पता चला कि वहाँ गैस एक्सप्लोजन हुआ था, इस बात को तो पब्लिक और मीडिया से पूरी तरह छुपाया गया है ना।
सॉन्गवेल हड़बड़ा जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। क्वीन को समझ आ जाता है कि उसके डैड ने ही प्रिंस लियोन को जान से मारने के लिए आग लगाई थी। अपने डैड के इस घिनौने रूप से टूटकर क्वीन अपने सारे गहने उतार देती है। वो अपनी वफादार स्पाई एरम के पास जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद तुम्हें अब नहीं बचा पाऊंगी, पर मैं तुम्हारे परिवार को जिंदगी भर सुरक्षित रखने का वादा करती हूँ। इधर तभी मीडिया में न्यूज़ आती है कि पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा है जिसने आग लगाने की बात कबूल कर ली है। और दोस्तों, आपको बता दूं, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पीएम जियोंग का ही एक आदमी होता है। इधर हीजू भी फौरन समझ जाती है कि ये सिर्फ एक मोहरा है, असली कातिल तो कोई और ही है। तभी हीजू फौरन जोई से कहती है कि उसे कुछ समय के लिए महल से बाहर जाना होगा। इधर नेक्स्ट सीन में क्वीन प्रिंस लियोन के पास आती है और वो बिना कुछ सोचे समझे प्रिंस के पैरों में गिर जाती है। प्रिंस लियोन हैरान होकर पूछता है कि ये आप क्या कर रही हो। क्वीन रोते हुए सारे सबूत और अपनी स्पाई एरम की गवाही प्रिंस लियोन के हाथों में सौंप देती है और कहती है, तुम्हें जहर देने की साजिश और कॉन्शिल हॉल में आग लगाने के पीछे मेरे पिता सॉन्गवेल का हाथ है। वो तुम्हें मारना चाहते हैं। लियान तो ये देखकर शॉक्ड ही हो जाता है कि भला ये अपने डैड के अगेंस्ट क्यों जा रही है। वो फौरन कड़क आवाज में पूछता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें माफ कर दूं? क्वीन रोते हुए अपना सिर हिलाती है और कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपने कर्मों की कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर इस साजिश में मैं भी दोषी हूँ तो मुझे भी जेल में डाल दो। लियान पूछता है, तुम अपनी बची बुची इज्जत को क्यों दांव पर लगाना चाहती हो? क्या मुझसे डर गई हो? क्वीन कहती है, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं ये सब क्राउन को बचाने और अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए कर रही हूँ। मतलब कि दोस्तों, क्वीन को अब दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अब अपने बच्चे को सिक्योर करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में पीएम जियोंग हंटिंग कर रहा होता है। वो अपनी सिक्योरिटी से कहता है कि अब वो अगले सीजन में भी रॉयल मेंबर होने के नाते अकेले ही आएगा, क्योंकि प्रिंस लियोन की तबीयत ठीक नहीं है और क्वीन शिकार नहीं करती। तभी पीछे से हीजू की आवाज आती है, चलो आज शिकार साथ में करते हैं। हीजू हाथ में राइफल लिए हुए पीएम जियोंग के सामने खड़ी होती है। वो उससे पूछती है कि देश के हकों का फैसला कौन करता है, क्राउन या कैबिनेट? जियोंग कहता है, नेशन, मतलब कि ये फैसला जनता करती है। तभी हीजू अचानक राइफल सीधे जियोंग के सामने तान देती है और ठंडे लहजे में पूछती है, मैंने सुना है कि कौंसिल हॉल में आग लगाने वाले असली मुजरिम को तुमने ही पकड़ा है। जियोंग की सांसें थम जाती है, लेकिन हीजू मुस्कुराते हुए राइफल नीचे रख देती है। मतलब कि ये जियोंग के लिए खुली चेतावनी थी। इधर सिक्योरिटी दोई हीजू को फोन करके बताती है कि प्रिंस लियोन अपने प्राइवेट रेसिडेंस में अकेले ड्रिंक कर रहे हैं। हीजू वहां पहुंचती है तो लियोन नशे में उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है और कहता है, देखो मेरी प्यारी वाइफ आ गई। हीजू भी उसके पास बैठती है और कहती है, मुझे सिर्फ इसी जगह पर सुकून मिलता है, इस बड़े और खोखले महल में नहीं। फिर लियोन उसे बताता है कि क्वीन ने अपने डैड के सारे काले कारनामे कबूल कर लिए हैं और वो समझ नहीं पा रहा है कि अब वो क्या करे। रात को जब लियोन सो जाता है तो हीजू उसके चेहरे को सहलाते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिल कितना साफ और कोमल है कि उसे टूटता देख मेरा दिल बार बार रो पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल होती है। अगले दिन लियोन एक शाही आदेश पर अपनी मोहर लगाता है। तभी पीएम जियोंग उससे मिलने आता है। यहाँ पर लियोन जियोंग की तारीफ करता है कि उसने आग लगाने वाले मुजरिम को पकड़ लिया, लेकिन फिर वो पूछता है, पर तुमने जहर देने वाले केस को अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया? जियोंग थोड़ा घबराता है और कहता है कि अभी वो उस केस पर काम कर रहा है। तभी उसे क्वीन की भी बातें याद आती है, जो कि जाते जाते उससे कहती है कि उसे पीएम जियोंग से भी केयरफुल रहने की जरूरत है। तब लियोन ने उससे कहा था कि जियोंग ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास छुपाने की कोई वजह नहीं है। तब क्वीन ने कहा था, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? प्रेजेंट में लियोन जियोंग की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि सच क्या है। जियोंग फंस जाता है और आखिरकार कबूल करता है कि हाँ, वो सॉन्गवेल ही है जिसने आपको जहर दिलवाया था। लियोन चिल्ला के पूछता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जियोंग भी चालाकी से कहता है, क्योंकि वो चाइल्ड किंग के नाना है और उसने क्राउन के लिए बहुत सेवा की है। पर चिंता मत करिए, अब वो महल में कभी नहीं दिखेगा। लियोन गुस्से में कहता है, वो महल में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे दिखेगा।
जियोंग उसे डराने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्राउन जड़ से उखड़ जाएगा और जनता बगावत कर देगी। तब लियोन एक ऐसी लाइन बोलता है जिससे इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। वो बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी जब मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा तो मेरा पहला और आखिरी फैसला इस देश की मोनार्की को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ये सुनकर जियोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर रॉयल्टी खत्म हो गई तो सभी ऑफिसर्स जमीन पर आ जाएंगे। इधर तुरंत पुलिस सांगवेल के घर पहुंचती है और उसे घसीटते हुए अरेस्ट कर लेती है। टीवी पर न्यूज देखकर क्वीन रो पड़ती है। तभी चाइल्ड किंग अपनी माँ के पास आता है। क्वीन उसे गले लगाती है और पहली बार कहती है कि हमेशा हौसला बनाए रखना, अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो तुम अपने अंकल के पास जा सकते हो। फिर लियोन जेल में बंद शांगवेल से मिलने जाता है। शांगवेल गिड़गिड़ाता है कि ये गलत फहमी है, वो राजा का नाना है। लियोन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, जनता तुम्हारे इस गंदे कामों को कभी नहीं भूलेगी, और याद रखना तुम्हारी इस अंजाम की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी क्वीन है। लियोन उसे तड़पने के लिए छोड़कर चला जाता है। उधर जियोंग कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीक्रेट मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि प्रिंस लियोन राजा बनते ही राजशाही को खत्म करने वाले हैं। सारे मंत्री भड़क जाते हैं और कहते हैं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जियोंग जब मीटिंग हॉल से बाहर आता है तो सामने हीजू उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और कहती है, लियोन ने मुझे बताया कि तुम्हें शांगवेल के बारे में सब कुछ पहले से पता था, फिर भी तुम चुप रहे। जियोंग फौरन बात पलटते हुए पूछता है, क्या तुम जानती हो कि लियोन मोनार्की खत्म करने जा रहा है? हीजू गर्व से कहती है, हाँ, और वो जो कर रहा है बिल्कुल सही है। जियोंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था, इसका फैसला जनता करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में सीन शाही महल में शिफ्ट होता है, जहां सभी दरबारी, मंत्री और जनता लियोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज उसके राज्याभिषेक का दिन है। फाइनली थोड़ी देर बाद लियोन भी आ जाता है और उसका राज्याभिषेक हो जाता है। हॉल में मौजूद सभी दरबारी और मंत्री उसके सम्मान में सिर झुकाकर खड़े होते हैं, लेकिन लियोन गद्दी पर बैठते ही कोई पारंपरिक स्पीच नहीं देता, बल्कि सीधे इम्पोर्टेंट डिस्कशन पर आता है। राजा बनते ही उसका पहला एजेंडा था राजशाही को खत्म करना, जिसके बारे में इधर हीजू और चोई ही सोच सोच कर ज्यादा परेशान हो रहे थे कि पता नहीं राजसभा में क्या चल रहा होगा। हीजू को पता था कि लियोन राजशाही खत्म करने का प्रस्ताव देगा, क्योंकि कल लियोन ने उसे सब बताया था। उसे पता था कि सभी लोग उसके अगेंस्ट होंगे और सभी लोग उसे बहुत हेट करेंगे। तभी हीजू बोलती है कि वो उसके हर डिसीजन में उसके साथ है, जिस पर लियोन कहता है, तुम्हें अभी अभी क्वीन का टाइटल मिला है, क्या तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? हीजू कहती है, मुझे तो स्टेटस चाहिए ही नहीं था, मुझे तो प्रॉब्लम उस स्टेटस की वजह से न मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज से था। इधर मीटिंग शुरू होती है, जहां मैक्सिमम लोग राजशाही खत्म करने के खिलाफ थे। मिन बताता है कि हर साल पब्लिक के लिए भी एक ओपिनियन पोल रखा जाता है, जहां पब्लिक भी वोट कर सकती है कि उन्हें राजशाही खत्म करना है कि नहीं, लेकिन हर साल का रिजल्ट इसके अगेंस्ट में ही होता है। पर यह पहली बार था जहाँ किसी राजा ने ही प्रस्ताव दिया था, इसलिए पब्लिक का ओपिनियन लियोन को फेवर तो कर रहा था, लेकिन मिनिस्टर्स और रॉयल फैमिली मेंबर्स अभी भी अगेंस्ट में ही थे, क्योंकि राजशाही से आखिरकार सबसे ज्यादा फायदा तो इन्हें ही था। इसलिए आज के डिस्कशन का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, पर इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इधर क्वीन जेल में अपने डैड शांगवेल से मिलने आती है। शांगवेल गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपने डैड और अपने बेटे के साथ क्या किया है? क्वीन यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और कहती है, उस छोटे से बच्चे को सब कुछ पता था, उसे मेरे सारे क्राइम्स की सच्चाई मालूम थी, फिर भी वो चुप रहा। और जब मुझे आपके घिनौने क्राइम्स का पता चला तो सोचिए मुझ पर क्या गुजरी होगी। क्वीन अपने डैड से सारे रिश्ते तोड़ती है और कहती है, आज से आपकी कोई बेटी नहीं है। पर जैसे ही क्वीन जेल से बाहर आती है, सामने जियोंग अपनी गाड़ी के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। जियोंग उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर पैलेस की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही ना वो अपनी असली औकात दिखाने लगता है और क्वीन को ब्लैकमेल करता है कि अगले हफ्ते क्राउन को खत्म करने का आखिरी फैसला होने वाला है और राजा यह मामला जनता की वोटिंग पर छोड़ने वाला है। मैं चाहता हूं कि कैबिनेट के साथ साथ आप भी जनता के सामने किंग के इस फैसले का विरोध करें। जिस पर क्वीन कहती है, लेकिन अब मेरे पास कोई पावर नहीं है। जियोंग सातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, आपको बस जनता को एक छोटा सा हिंट देना है
कि राजा ये सब देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी आज़ादी और अय्याशी के लिए कर रहा है। तब क्वीन बोलती है अगर वो ऐसा न करे तो क्या होगा, जिस पर जियोंग तो उसे खुली धमकी दे देता है कि क्या अब आप अपने इकलौते बेटे को भी अपने डैड की तरह सलाखों के पीछे एक क्रिमिनल के रूप में देखना चाहती हो। ये सुनकर क्वीन शॉक्ड होती है और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इधर पैलेस में सेक्रेटरी दोई दौड़ते हुए यॉन के पास आती है और उसे एक बुरी खबर देती है कि प्राइम मिनिस्टर जियोंग ने सरकार की तरफ से पैलेस को मिलने वाला पूरा एनुअल बजट ब्लॉक कर दिया है। वैसे ये सब करके वो इनडायरेक्टली लियोन पर प्रेशर डाल रहा था। ये प्रॉब्लम तो थी क्योंकि पैलेस में काम करने वाले सभी वर्कर्स को सैलरी जो देनी थी, जिस पर हीजू फौरन कहती है कि पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे ही तो वो चीज है जो मेरे पास सबसे ज्यादा है। वो एक कॉल लगाती है और कैशल ग्रुप 1 साल से भी ज्यादा बजट क्राउन को डोनेट कर देती है। ये देखकर तुमिन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और जलन के मारे अपनी पहुंच की मदद से कैशल ग्रुप पर एक इंक्वायरी बैठा देता है। जब हीजू को पता चलता है कि जियोंग ने ऐसा किया है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो फौरन अपने घर पहुंचती है जहां पूरी फैमिली इस प्रॉब्लम से मिलकर लड़ने के लिए तैयार थे। हीजू अपनी पीआर टीम की मदद से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेगी तो तभी तेजू कहता है कि वो कॉन्फ्रेंस के लिए जाएगा। जब हीजू पैलेस से लौटने लगती है तो उसके डैड तेजू से कहते हैं कि तुम खुद अपनी बहन को सुरक्षित पैलेस छोड़कर आओ, उसे अब अकेले बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हीजू अपने डैड और भाई का बदला हुआ रूप और प्यार देखकर अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाती है। गाड़ी में तेजू जब हीजू को पैलेस छोड़ता है तो हीजू उससे कहती है जांच एजेंसियों का सामना करना इतना आसान नहीं है, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो हिचकिचाना मत। ये सुनकर तेजू मुस्कुराता है और कहता है क्या तुम्हें अपनी भाई की चिंता हो रही है। हीजू थोड़ा साय फील करती है और धीरे से उसे भाई भी कह देती है। अपनी जिंदगी में पहली बार हीजू के मुंह से भाई शब्द सुनकर तेजू हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है। हीजू शर्मा के फौरन वहाँ से भाग जाती है। हीजू वापस आकर लियोन को सब कुछ बताती है। वो उसकी हेल्प करने बोलता है लेकिन वो मना करती है कि वो और उसका भाई सब कुछ संभाल लेंगे। देन वो उसे बताती है कि वो आज कितनी ज्यादा खुश है क्योंकि उसके भाई और पापा से उसके रिलेशन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इधर क्वीन अपने बेटे के पास बैठी होती है और उसे जियोंग की खौफनाक धमकी याद आती है जिसमें उसने कहा था कि अगर क्वीन ने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसके बच्चे को जेल भिजवा देगा, क्योंकि वो भी जानता था कि किंग ने जो अपनी असली वसीयत लिखी थी उसमें उन्होंने अपने भाई मतलब प्रिंस लियोन को राजा बनाने कहा था, उसके बेटे को नहीं, जिसे क्वीन ने जला दिया था। तो इसी के चलते वो उसे ब्लैकमेल करता है कि हिस्ट्री में आपके बेटे को राजा के रूप में नहीं बल्कि एक क्रिमिनल के रूप में देखा जाएगा। जिस पर क्वीन ने गुस्से में कहा था कि अगर तुम्हें क्राउन की इतनी चिंता थी तो तुमने कौंसिल हॉल में आग लगाकर प्रिंस लियोन को जान से मारने की कोशिश क्यों की। जियोंग भी बेरहमी से जवाब देता है कि वक्त के हिसाब से उसे जो सही लगा उसने वही किया। अगले दिन तेजू तो फुल स्वैग में कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच जाता है। वहीं इधर हीजू क्वीन मदर की हेल्प मांगने पहुंच जाती है क्योंकि रॉयल फैमिली अभी भी क्वीन मदर की बात सुनती है। तो वो रॉयल फैमिली से लियोन के फैसले को सपोर्ट करने बोलती है। देन अगले दिन फिर से राजशाही को खत्म करने की मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग में यॉन सबको कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ पढ़ाते हुए कहता है हमारे नेशन के संविधान में लिखा है कि सब लोग बराबर है, लेकिन फिर भी आप रॉयल मेंबर्स को खास प्रिविलेज मिलती है। इस क्राउन की वजह से ही हमारे देश में गरीब अमीर ऊंच नीच का अंतर बना हुआ है। फिर वो कहता है कि आप में से कोई भी ना तो इस देश से प्यार करता है और न ही इस क्राउन से। आप सबको सिर्फ अपने स्टेटस और पावर की परवाह है। प्राइम मिनिस्टर जियोंग अपनी जगह पर खड़ा होता है और सफाई देने लगता है कि किंग क्राउन का योगदान सिर्फ पैसों से नहीं मापा जा सकता, ये हमारा कल्चर है, हमारी पहचान है। वो अपनी पूरी बात कर भी नहीं पाता कि तभी यहाँ पर अचानक हीजू आ जाती है ये कहते हुए तो क्या इसीलिए तुमने किंग लियोन को जान से मारने की कोशिश की। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। किंग और बाकी सारे मिनिस्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं। हीजू कहती है कि तुम इस डर से कांप रहे हो कि लियोन के राजा बनते ही तुम्हारी पावर और राजशाही खत्म हो जाएगी, इसलिए तुमने इस देश के किंग पर जानलेवा हमला कराया। जियोंग खुद को संभालते हुए कहता है कि यह सब बकवास है और आखिर उसके पास क्या सबूत है। किंग लियोन भी हीजू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन हीजू मुस्कुराती है और फौरन एक रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। हॉल में जो आवाज गूंजती है वो किसी और की नहीं बल्कि पीएम जियांग और क्वीन की कल रात की बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है।
जिसमें जियांग साफ साफ कबूल कर रहा था कि उसी ने कौंसिल हाउस में आग लगाकर लियान को जान से मारने की कोशिश की थी। साथ ही वो यहाँ क्वीन को चाइल्ड किंग को जेल भिजवाने की भी धमकी देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्वीन ने खुद ये रिकॉर्डिंग हीजू को सौंपी थी और कहा था कि इस नेशन में अगर प्राइम मिनिस्टर जियांग के इस साम्राज्य को कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो हीजू, क्योंकि जब तुम खुद उसे बर्बाद करोगी तो उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा और इससे तुम अपने प्यार मतलब लियोन को भी जान से मारने का बदला ले सकती हो। रिकॉर्डिंग बंद होते ही किंग यॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी गद्दी से खड़ा होता है और सीधे जियांग की आंखों में आंखें डालकर बेहद खौफनाक आवाज में पूछता है, प्राइम मिनिस्टर जियांग, क्या ये सच है? जियांग के पास कोई जवाब नहीं होता, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कैबिनेट के कुछ चापलूस मंत्री जियांग को बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन लियोन उन मंत्रियों पर भी चिल्लाता है कि पहली बात तो ये कि मैंने सवाल जियांग से पूछा है, और दूसरी बात, अगर कैबिनेट में किसी ने भी इस देशद्रोही का साथ देने या इसे डिफेंड करने की कोशिश की तो मैं उसे भी इस साजिश के थ्रू जेल में भिजवा दूंगा, क्योंकि इस बात से सबसे ज्यादा हर्ट हीजू और लियान ही हुए थे। उन्हें पीएम जियांग पर बहुत यकीन था। इधर जियांग का भांडा फूटते ही डर के मारे सारे रॉयल मिनिस्टर्स उसका साथ छोड़ देते हैं। तो अरेस्ट होने से पहले लियोन और जियांग एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर लियांग उससे पूछता है, आखिर क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर जियांग के मुंह से उसकी स्वार्थी बातें निकल ही जाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया कि हीजू से मैं प्यार करता हूँ और वो मेरी है। मैंने कहा था अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इस नेशन के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दूंगा और हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अगर आज मैं क्रिमिनल बना भी हूँ तो इसमें सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, ये तुम्हारी गलती है। जियांग की आंखों में बहुत ज्यादा नफरत होती है। लियोन कहता है, जब मैंने हीजू से शादी की तब वो तुम्हारी नहीं थी, मेरी पसंद थी, इसलिए यहाँ गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी सोच की है। ये कहने के बाद लियोन बिना कोई वक्त गवाए वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर हीजू उसका इंतजार कर रही होती है। यॉन को परेशान देखकर वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यॉन उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और वो फौरन उसे हक कर लेता है। इसके बाद हिस्ट्री में पहली बार पूरे नेशन में एक पब्लिक वोटिंग होती है। ये वोटिंग इसलिए थी ताकि जनता खुद तय कर सके कि वो इस सदियों पुरानी राजशाही वाले मोनार्की सिस्टम में रहना चाहते हैं या फिर किंग यॉन के फैसले के साथ राजशाही को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। वोटिंग के नतीजा आने से ठीक पहले हीजू और यॉन महल के एक कोने में खड़े होते हैं। हीजू पूछती है, अगर पब्लिक ने राजशाही खत्म करने के पक्ष में वोट किया तो आम नागरिक बनने के बाद तुम सबसे पहले काम क्या करोगे? जिस पर लियोन फौरन उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरा असली नाम पता है? हीजू हंसते हुए बोलती है, भला मुझे अपने हस्बैंड का नाम कैसे नहीं पता होगा? तो यॉन कहता है, फिर भी तुमने आज तक मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं बुलाया। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। हीजू भी मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है मेरे यान। इधर दोनों सिक्योरिटी चोई और दोई बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे थे। यहाँ पर चोई तो दोई का हाथ पकड़ना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब दोई कहती है कि मोनार्की खत्म होने के बाद तुम थोड़े सैड होगे क्योंकि तुम बचपन से ही वहाँ रहे हो और पैलेस तुम्हारे घर की तरह था। जिस पर जोई कहता है, ऐसा नहीं है, घर छोड़ के जाने से फैमिली थोड़ी ना बदलती है। ग्रैंड प्रिंस, ग्रैंड प्रिंसेस और तुम भी मेरी फैमिली रहोगी ना। ये सुनकर दोनों ब्लश करने लगते हैं। फिर दोई उसे अपने पास आने बोलती है और उसे फौरन किस कर देती है, जिस पर जोई भी अपनी सारी नर्वसनेस भूलकर उसे फौरन किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उनको लेने बस आती है जहाँ पर सारी कोर्ट लेडीज बैठी होती है। वो इन दोनों को इस तरह देखकर खुश होने लगती है। उन्हें ध्यान भी नहीं रहता और उनकी किस कंटिन्यू ही रहती है। कोर्ट लेडीज भी उन्हें डिस्टर्ब किए बिना फौरन वहां से जाने के लिए ड्राइवर को बोलती है। बाद में जब इन्हें पता चलता है कि बस चले गई है तो वो नर्वस होने के बजाय नए नए कपल की तरह ब्लश करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। इधर फाइनली जनता का हिस्टोरिकल डिसीजन सबके सामने आ जाता है, जहां नेशन के बहुत सारे लोग राजशाही को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उन्हें स्टेटस के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी।
लियोन भी इस देश का आखिरी किंग होने के तौर पर राजशाही को पूरी तरह समाप्त करने का ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर देता है। फिर वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बाहर आता है, जहां उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी। उसे देखते ही वो उसके असली नाम से उसे बुलाती है और फिर दोनों पैलेस को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सीईओ हीजू अपनी उसी शानदार और चार्मिंग बॉस लेडी वाले लुक में अपनी कंपनी गैसल ग्रुप में इंटर करती है। ऑफिस आते ही वो अपने केबिन के नेम प्लेट और अपने पुराने टाइटल को प्यार से देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तभी वो ऑफिस के नए प्रोडक्ट्स की फाइलों का रिव्यू करती है और देखकर बहुत हैरान होती है। उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि इन 3 सालों में उसकी गैर मौजूदगी में उसके भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी चलाई है और कई बड़े और सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके भाई ने खुद को ही कंपनी का मॉडल बना लिया होता है, जिसे देखते ही वो फौरन उसके मुंह पर कट लगा देती है। तभी तेजू वहां आता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आने वाले प्रोडक्ट्स के साथ साथ कैशल कार्ड के पूरे डिपार्टमेंट को भी अकेले ही मैनेज करो। हीजू शॉक्ड होती है कि अगर इतना सारा काम मैं करूँगी तो तुम क्या करोगे। तभी तेजू प्राउड से कहता है, बात ये है कि तुम बहुत जल्द ही बुआ बनने वाली हो। ये सुनकर हीजू बहुत खुश होती है, लेकिन सडनली फिर गुस्से में आती है और बोलती है, प्रेग्नेंट तुम्हारी पत्नी होने वाली है तो तुम्हारा कंपनी के काम छोड़ने से क्या कनेक्शन है। तेजू हंसता है और कहता है, कनेक्शन है, क्योंकि मैं फादर लीव पर जा रहा हूँ। वो अकेले अपनी प्रेगनेंसी के सब काम नहीं हैंडल कर पाएगी। ये सुनते ही हीजू तो उसे भगा देती है। इधर नेक्स्ट सीन में लियोन और जोई घर पर खाना बना रहे थे। यहाँ पर जोई बहुत स्लो था तो उसे लियोन की डांट पड़ती है, लेकिन जोई तो उल्टा उसे ही सुनाने लगता है कि आखिर आप काम करने कब जाएंगे, 3 साल से घर में ही पड़े हैं। क्योंकि मैक्सिमम लड़कियों को काम न करने वाले लड़के पसंद नहीं होते। अपनी वाइफ को देखिए, वो दिन रात कितनी मेहनत करती है और वहीं आप दिन भर खाते और सोते रहते हैं। जिस पर वो कहता है, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ यार। तभी उसे यहाँ हीजू का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि वो आज काफी ज्यादा बिजी रहने वाली है, तो वो घर उनके साथ खाना खाने नहीं आ सकती। ये सुन के तो जोई उसका और मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन सडनली उसे भी पता चलता है कि दोई भी नहीं आ रही है। ये सुन के तो ये दोनों बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर ये दोनों खाना खाने बाहर चले जाते हैं, क्योंकि लियोन ने खाना बिगाड़ दिया था। तभी वो जोई के हाथ में एक रिंग देखता है, तो वो बताता है कि अपनी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी में दोई और मैंने एक दूसरे को रिंग्स गिफ्ट की है। फिर वो कहता है कि आप दोनों की भी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है, डोंट वरी, आप दोनों की भी 3rd एनिवर्सरी जल्दी आएगी। लियोन कहता है, क्या मतलब आएगी, मेरी तो कब की चले गई। जिस पर जोई कहता है, वो तो फेक माना जाएगा ना, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ फेक था। जिस पर लियोन कहता है, नहीं यार, सब कुछ फेक नहीं था। जिस पर जोई कहता है कि आपको फिर से प्रपोज करना चाहिए, और फिर वो उसको प्रपोजल के बहुत सारे आइडियाज देने लगता है। लेकिन इतने में ही उन्हें कोर्ट लेडी का फोन आता है और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। इधर हुईजू के डैड उससे मिलने आए होते हैं, जो कि उसे वापस देखकर बहुत खुश होते हैं और बताते हैं कि अब वो हीजू के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे और वो जो भी करना चाहे वो कर सकती है, वो उसे कभी भी नहीं रोकेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, इधर कोर्ट लेडी ने हीजू और लियान के लिए नया बेड लाया था। जब लियान बोलने लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी, तो वो उसे चुप कराते हुए उसके कान में धीरे से कहती है, किंग, आपकी शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि आप दोनों को अपनी फैमिली स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सुनते ही लियान एम्बैरेस फील करने लगता है। वहीं जोई ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उनसे बोलता है कि मैंने आपको कितनी बार बोला है कि राजशाही खत्म हो गई है, मुझे किंग नहीं मेरे नाम से बुलाया करिए। लेकिन कोर्ट लेडी उसकी एक नहीं सुनती और उसे छेड़ते हुए जोई के साथ बाहर चले जाती है। नाइट में हीजू लेट नाइट काम करके घर आती है। वो बहुत ज्यादा थकी होती है, लेकिन वो देखती है कि लियोन अभी तक उसका वेट कर रहा है। हीजू से सारी खुशखबरियां बताती है, दियोन की प्रेगनेंसी, और तेजू ने उसको कैसल गार्ड की जिम्मेदारी दी है, जहाँ पर कैसल ग्रुप के सारे पैसे हैं। इतना ही नहीं, अब उसे डैड का भी सपोर्ट है। और फिर वो उसे बताती है कि अब से वो और भी ज्यादा बिजी रहने वाली है। यहाँ पर हीजू तो बहुत खुश थी, लेकिन लियान थोड़ा सैड हो जाता है। देन सोने के टाइम लियान उससे रिंग की बात करने लगता है, क्योंकि हीजू के हाथ में भी वही पुरानी रॉयल रिंग थी, लेकिन लियान के हाथ में तो वो भी नहीं थी।
हीजू थकी हारी आधी नींद में थी तो कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, जिस पर लियोन उसे समझाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ना हीजू सो जाती है। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ हम लियान को क्वीन के साथ देखते हैं, जो कि अपने भतीजे के लिए गिफ्ट लेने आया होता है। मतलब कि अब इन दोनों के भी रिलेशन काफी ठीक हो चुके हैं और अब ये दोनों फिर से दोस्त बन गए थे अपने हाई स्कूल के टाइम की तरह। नेक्स्ट सीन में लियोन चोई के साथ एक फ्लावर शॉप में आया होता है। यहाँ पर वो हीजू को प्रपोज करने का प्लान बना ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ हीजू आ जाती है और उसने भी उसकी पूरी बात सुन ली थी, जिससे तो बेचारे लियोन का सरप्राइज प्लान ही चौपट हो जाता है। हीजू कहती है तो फिर तुम कल मुझे प्रपोज करने के लिए रिंग की बात कर रहे थे, पर ये दोबारा क्यों करना है, हमारी शादी तो हो गई है ना। लियोन कुछ कहने जा रहा था, लेकिन तभी हीजू बताती है कि उसे उस दिन से ही उसके लिए रियल फीलिंग्स आई थी। क्या तुम्हारे लिए ऐसा नहीं था? जिस पर तो लियोन शांत खड़ा रहता है और बस उसे देखता ही रहता है, जिससे हीजू नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर लियोन उसे रोक कर बताता है कि वो उसे बचपन से ही काफी ज्यादा पसंद करता है। वो पूछती है तुमने एग्जैक्टली मुझे कब से लाइक करना शुरू किया? तो लियोन कहता है शुरुआत से, जब पहली बार तुमने मुझे अपना नाम बताया था। मतलब कि आर्के की प्रैक्टिस में जब हीजू रात में ग्राउंड में आ गई थी, तब से ही वो उसे पसंद करने लगा था। फिर वो उसे बताता है कि तुम अंधेरे में बिल्कुल एक चमकते हुए सितारे की तरह थी, जिसके पीछे मैं जाना चाहता था। तुम स्कूल में इतनी पॉपुलर थी कि स्कूल में तुम्हारी बातें चलती ही रहती थी। ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा था कि शायद हम दोनों फिर से मिलेंगे, पर हम नहीं मिले। लेकिन फिर सडनली एक दिन तुम मुझे जूनियर किंग की बर्थडे पार्टी में मिली, जहाँ लियान हीजू को बस देखते ही रह गया था। ये सब सुनकर तो हीजू शॉक्ड ही हो जाती है और बोलती है मतलब कि मैं नहीं बल्कि तुम मेरे पीछे आए। लेकिन हीजू इससे पहले कि कुछ बोले लियोन उसे फौरन किस कर देता है और कहता है हाँ जितनी जल्दी हो सके आ गया। फिर नेक्स्ट सीन एग्जीबिशन में शिफ्ट होता है जहां हमें पता चलता है कि रॉयल फैमिली की सारी चीजों को एग्जीबिशन में रखा गया है, जो कि एक अब बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन गया था। यहाँ पर वही रॉयल ड्रेस रखी होती है जिसे कभी लियान पहना करता था। वो उसे देखता है और कहता है कि मेरी जिंदगी भी कितनी अजीब रही। जब मुझे ये क्राउन चाहिए था तब मुझे नहीं मिला, लेकिन जब मुझे इस क्राउन की कोई ज़रूरत नहीं थी तब ये मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आ गया। पर मुझे इस बात की खुशी है कि फाइनली राजशाही ख़त्म हो गई, जिसके कारण मेरे पेरेंट्स और भाई की डेथ हुई थी। मतलब कि दोस्तों, राजशाही की इस भारी बोझ को अपने सिर से उतार कर लियोन अंदर ही अंदर बहुत हल्का और रिलीफ फील कर रहा है। बाद में लियोन और हीजू एक बेसबॉल मैच देखने जाते हैं, जहाँ पर अब लियोन हीजू की तरह सेम टी शर्ट्स पहन सकता था। यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी स्टेडियम का कपल कैम घूमते हुए अचानक भीड़ में से सीधे यॉन और हीजू के चेहरे पर आकर रुक जाता है। पहले की तरह फिर से लोग उन्हें स्क्रीन पर देखकर पागल हो जाते हैं और किस करने बोलने लगते हैं। हालांकि लोग अभी भी उन्हें किंग और क्वीन ही बोलते थे। हीजू शर्माती है और मना करने लगती है, लेकिन लियोन इस बार पीछे नहीं हटता और हीजू को अपने साइड खींचकर बोलता है कि इस बार हमें दुनिया के सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तो हीजू कहती है अब तुम्हें डिस्टेंस ही फॉलो नहीं करना है। लियोन कहता है अब से नो डिस्टेंस, और दोनों फाइनली यहाँ पर किस कर देते हैं। और इसके साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग यहीं पर होती है। सो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। सो अब जल्द ही मिलते हैं प्यारी सी एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।